दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश एजेंडा में और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को अपने मन की बात कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जो आज बदस्तूर जारी है। पीएम लगातार अपने मन की बात कार्यक्रम में कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे उठाते रहते हैं, ऐसे जो हमसे और आपसे जुड़े हुए सरोकार होते हैं वो उठाते रहते हैं। इस बार की जो 119वां जो प्रसारण हुआ है उसमें भी पीएम ने हमसे जुड़े हुए मुद्दे को उठाया और जो मुद्दा है वो है एंटी ओबेसिटी कैंपेन। जी हाँ, मोटापे से निपटने के जो उपाय हैं उसके बारे में इन्होंने बात कही है और एक आह्वान भी किया है हम सभी से कि हम जो अपने खान पान में जो तेलों का इस्तेमाल करते हैं उसमें 10% की कमी लेकर के आए। इसके लिए पीएम ने जो देश की जो नामचीन हस्तियां हैं उनमें से 10 लोगों को नॉमिनेट भी किया है, जिसमें आप आनंद महिंद्रा की बात कर लीजिए और इसके अलावा देश के जाने माने राजनेता हैं उमर अब्दुल्ला हैं और जो नीरज चोपड़ा हैं ओलंपियन, उन जैसे लोगों का नाम शामिल किया है। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि ये जो अभियान है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुखातिब हो सके। तो आज की हमारी चर्चा भी इसी पर आधारित है और सबसे पहले जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम की रवायत है कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक पैकेज दिखाते हैं, एक वीडियो पैकेज दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने जो मेहमान हैं उनसे आपका तारुफ कराना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पंकज गोयल जी हैं, आप हृदय रोग विशेषज्ञ हैं और आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ जो हमारे दूसरे मेहमान हैं उनका नाम है पुनीत चतुर्वेदी जी, आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एनआईए में। और मैडम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे पास। साथ में अनुराधा शर्मा हमारे पास मौजूद है जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो आइए सबसे पहले ये हमारी ये जो विशेष रिपोर्ट है उसको देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एंटी ओबेसिटी अभियान की शुरुआत की है। उन्होंने मोटापे को कम करने के लिए नागरिकों से खाद्य तेलों में 10% की कमी करने का आह्वान किया है। देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है, जिसने देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले 2 गुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। मोटापा आज भारत में एक तेजी से बढ़ती स्वास्थ्य समस्या बन चुका है। ये समस्या केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से पैर पसार रही है। अनियमित जीवन शैली, अस्वास्थ्यकर खान पान और शारीरिक गतिविधियों की कमी मोटापे के मुख्य कारण हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापा न केवल हृदय रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ाता है, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटापे के खिलाफ कैंपेन की शुरुआत करते हुए अलग अलग क्षेत्रों के 10 प्रमुख हस्तियों को नॉमिनेट किया है। इनमें जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा और मनु भाकर जैसी हस्तियां शामिल हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में इस बार ओबेसिटी के बारे में चर्चा की है, जो हमारे देश के लिए बहुत ही अहम मुद्दा है। और मैं कहीं ना कहीं इस बात को खुद से भी रिलेट करता हूं, क्योंकि जब मैंने ग्राउंड पे जाना स्टार्ट किया था तो उस टाइम मेरा भी काफ़ी मोटापा था। और मैंने जब ट्रेनिंग स्टार्ट की, अच्छा खाना स्टार्ट किया, तो काफ़ी हेल्थ में मेरे सुधार आया। और उसके बाद जब मैं एक प्रोफेशनल एथलीट बन गया तो उसमें भी मेरी काफ़ी हेल्प मिली। और साथ में बताना चाहूँगा कि जो पेरेंट्स हैं वो खुद भी आउटडोर स्पोर्ट कोई ना कोई खेल लें, अपने बच्चों को भी लेके जाएं और एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल बनाएं, अच्छा खाएं और अपने शरीर को 1 घंटा या जितना भी टाइम आप दे सकते हैं दिन में वो दें एक्सरसाइज के लिए।
और मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि जो खाने में यूज़ होने वाला ऑयल है उसको 10% तक कम करें, क्योंकि कई बार हम काफ़ी तली हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जिससे ओबेसिटी पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। आई थिंक इट्स अ नेशनल कंसर्न। हमें अपनी हेल्थ को लेकर सीरियस होना चाहिए, बिकॉज मोटापा जितनी जल्दी से फैल रहा है हमारे इंडिया में, उसको हमें रोकना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जितना हो सके हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करें। मैं खुद एक एथलीट होके कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी डाइट फॉलो करूँ, बिकॉज अगर मैंने गलती से भी अनहेल्दी डाइट ले लिया या मैंने ऑयली चीजें खा ली तो जिसकी वजह से मेरे परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट पड़ता है और मैं रिंग में जल्दी थक जाती हूँ। एंड मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं जितना हो सके एडिबल ऑयल जैसी चीज़ों को मैं कम इस्तेमाल करूँ और उसकी जगह हेल्दी डाइट फॉलो करूँ और डेली फिजिकल एक्टिविटी करूँ, जिसकी वजह से मैं हमेशा फिट रहती हूँ। कैंपेन के जरिए नॉमिनेट किए गए लोग मोटापे के खिलाफ लोगों को अवेयर करने का काम करेंगे। इसके लिए वो भी 10-10 लोगों को नॉमिनेट कर सकेंगे ताकि कैंपेन धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। भारत में मोटापा एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है, लेकिन सही रणनीतियों को अपनाकर इसे रोका जा सकता है। संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना और चिकित्सा परामर्श के अनुसार उपचार अपनाने से मोटापा नियंत्रित किया जा सकता है। तो रिपोर्ट देखने के बाद आइए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं पंकज जी के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक ज्वलंत मुद्दा उठाया जो हमसे सभी से जुड़ा हुआ है। हम मोटापे की बात करते हैं, मोटापे की एक्चुअल परिभाषा क्या होती है, हम किस चीज़ को मोटापा माने? नमस्कार, पहले तो आपका धन्यवाद मेरे को मौका देने के लिए। जो ट्रेडिशनल मोटापे की जो परिभाषा थी वो बीएमआई के बेसिस पे ली गई थी, जिसमें लेस देन 18.5 बीएमआई को हम अंडरवेट मानते थे। 18.5 टू 24.99 वाज नॉर्मल एंड 25 टू 29.99, देन 30 एंड मोर देन 35। बट अगर मैं इंडियन टेरिटरी की बात करूं या जैसे इंडियन गाइडलाइंस की बात करूं, तो अभी रिसेंटली भी इसी जनवरी में एक रिसेंट पेपर पब्लिश हुआ है। तो उसमें जो बीएमआई इंडियन कंटेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 18.5 टू 23.49 इज नॉर्मल एंड अप टू 22.99 इज नॉर्मल, then 23 to 24.99 is overweight, 25 to 27.49 is grade 1 obesity, and then so on. So this was the traditional definition for the obesity. ठीक है। But ऐसे भी लोग होते हैं जिनमें BMI नॉर्मल होता है 18.5 टू 22 और 23, बट फिर भी वो मोटापे की डेफिनेशन में आते हैं। जो न्यू रिकमेंडेशंस हैं, जो न्यू गाइडलाइंस हैं, उनमें हमें फैट देखना है कि उसमें फैट कितना है। ऐसा भी हो सकता है कि बीएमआई थोड़ा ज्यादा हो बट उसका ओवरऑल फैट लेवल कम हो। तो उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो 3 पैरामीटर्स हैं। एक होता है वेस्ट हिप रेशियो, यानी कि अपनी कमर। तो जो अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं तो उनमें जो वेस्ट हिप रेशियो है वो ज्यादा है और इंडियन में वो कम लिया गया है। तो मेल्स में जो वेस्ट सरकमफेरेंस है वो इंडियंस में, मेल्स में 90 सेंटीमीटर लिया गया है, मींस 36 इंच। फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर लिया गया है। तो ये इंडिया का आंकड़ा है? ये इंडिया का है। ये जो ओबेसिटी की डेफिनेशन है इंडिया की अलग है, डेवलप्ड कंट्रीज की अलग है। ठीक है, बिल्कुल। आपके पास आना चाहूंगा अनुराधा जी। जिस तरीके से पीएम ने अपनी मन की बात कही, आपने उसको सुना, आपको क्या लगता है कि जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है और इतना बड़ा कैंपेन चलाया जा रहा है, क्या इसकी जरूरत थी या फिर क्या लगता है कि आपको इसमें कैसे सुधार करना चाहिए और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? जी अतीक जी, इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले एक कुपोषण मुद्दा हुआ करता था और अभी कुपोषण के साथ साथ पोषण असंतुलन भी बहुत बड़ा मुद्दा है। आप देखेंगे जैसे अभी डॉक्टर साहब बोलिए। हाँ जी, अपनी बात कहें। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया बीएमआई के बारे में,
तो जो मोटापा है हम कंसीडर कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जी। और इसका सबसे मेन जो कारण है वो हमारे यहाँ की जो लाइफ स्टाइल हमने जो चेंजेस करे हैं वो सबसे बड़ा इसका मुद्दा है कि आज हम इतना बिजी हो गए हैं कि हम आजकल अपने खान पान पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि हमें, अगर हमने इसको सही तरीके से चुनौती की जैसे अभी से स्वीकार नहीं किया तो आगे जाके बहुत बड़ी समस्या हमें सामना करना पड़ सकता है। जी पुनीत जी, पीएम ने जिस तरीके से जो ये मोटापा है उसको एक साइलेंट बीमारी के तौर पर लिया और ये कहा है कि ये धीरे धीरे अपने पांव पसार रहा है। तो चूंकि आप एक योग एक्सपर्ट भी हैं और ऐसे संस्थान से आते हैं, तो आप सबसे पहले तो बताइए किस तरीके की बीमारी का रूप जो ले रहा है और इससे कैसे बचाव किया जाए। जी, आपको ये समझना जरूरी है, ये एक लव ट्राइंगल है। जैसे हम ओबेसिटी, डायबिटीज और हार्ट डिजीज की बात करें तो ये एक लव ट्राइंगल बन जाता है। और उसको बीट करने के लिए देखिए हमारी जिंदगी की जो पिक्चर है वो मल्टी स्टारर है। उसमें डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज तीनों का बहुत रोल होने वाला है। अक्सर लोगों को ऐसा लगता है योग तो सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज है, जबकि योग और जो आयुर्वेद है वो विज्ञान भी है और आध्यात्म भी है। ठीक है। और कुछ सवालों के जो जवाब है वो हमको विज्ञान में नहीं मिलते लेकिन आध्यात्म में मिल पाते हैं। डाइट के लिए हमको अक्सर बताया जाता है कि हम लोगों को चबा चबा के खाना चाहिए, लेकिन आजकल देखिए जनरेशन है वो चबा चबा के जगह दबा दबा के खा रही है। इस वजह से हमारा वेट इंक्रीज होता जा रहा है। फिर हम आयुर्वेद में कुछ कॉन्सेप्ट भी बताए गए हैं, आपको कब खाना है, कैसे खाना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इसके कि आप क्या खा रहे हैं। सबसे पहले यही है तो आपको परिमाण मात्रा मतलब एडिक्वेट अमाउंट में भोजन करना चाहिए जी। अब जैसे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 4 पार्ट में डिवाइड करें तो 3/4 ही आपको भोजन करना है, 1/4 एम्प्टी रहना है। ठीक है। दूसरा ये है जो सबसे बड़ी गलती आजकल बच्चों के साथ हो रही है, उनको ये है टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना चाहिए, माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए। लेकिन ज्यादातर क्या हो रहा है कि हम लोग जब क्रिकेट का मैच भी चल रहा है आजकल वो देखते हैं, कोई हमारा इंडियन प्लेयर रन आउट हो गया और रन आउट में जब तक थर्ड एम्पायर का डिसीजन नहीं आता बच्चे का जो भोजन है थाली में वैसा का वैसा रह रहा है और उसी टाइम वो ओवर ईटिंग भी करते जा रहे हैं। ऐसे ही वो कार्टून चैनल देख रहे हैं, वो भी जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होता उनकी थाली में भोजन वैसा का वैसा रहता है। तो ये कुछ जो चीजें हैं डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज की, ये सारी चीजें हमको लाइफ स्टाइल में लानी चाहिए, तभी हम लोग इस बीमारी से बच सकते हैं। बिल्कुल। जैसे पंकज जी, जब मोटापे की बात करते हैं कई बार कई सारे कारणों, जैसे कुछ कारण इन्होंने गिनाए, लव ट्रायंगल की भी बात की, किस तरीके से क्या चीज़ें रहते हैं, आपके नज़रिए से क्या लगता है कि मोटापा क्यों बढ़ रहा है और जिस तरीके से इंडिया में ये पैर पसार रहा है, क्या कुछ प्रमुख वजह हैं? एज पर मेडिकल साइंस मोटापे का जो मेन मैकेनिज्म है वो है कि एनर्जी डिसबैलेंस, कि हम ज़्यादा एनर्जी ले रहे हैं और कम एनर्जी खर्च कर रहे हैं। मतलब एक्सपेंडिचर इज लो एंड एनर्जी इनटेक इज हाई, दिस इज द ओनली रीजन। अब उसका कारण कुछ भी हो सकता है, ज़्यादा लेने का कारण जैसे हमने ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा कैलोरी वाला खाना खा लिया, कम एक्सरसाइज किया, तो बेसिकली दिस इज द मेन रीजन व्हाई ओबेसिटी इज इंक्रीजिंग। ठीक है। कैसी दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम इससे बचना चाहिए, क्योंकि कई बार जैसे जो ओवरवेट हो जाते हैं, ज़्यादा मोटापा हो जाता है, तो किस तरह की दवाओं का सेवन करना चाहिए? मेडिकली ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो कि सेफ हो मोटापे के मैनेजमेंट के लिए, बट अगर बहुत जैसे किसी का बीएमआई अगर मोर देन 35 चला गया या उसको कोई ऐसी बीमारी हो गई कि जैसे सीवियर स्लीप एपनिया हो गया, स्लीप एपनिया का मतलब खर्राटे लेना और दिन में बैठे बैठे सो जाना, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो बैरियाट्रिक सर्जरीज होती हैं उनका रोल है कि उससे अपन उसके वेट को कम करके या फिर जैसे कई बार फैट को निकाल दिया जाता है, लाइपोसक्शन कर दिया जाता है। बट मैं अगर टैबलेट्स की बात करूं तो अभी एक नई मेडिसिन आई थी, बट जब उसको यूज में लिया गया तो उससे जैसे कैंसर जैसे कुछ इस तरह के रिपोर्ट्स थी, तो फिर उसको बहुत ज्यादा यूज में नहीं लिया गया। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि कुछ दवाएं जो सेवन करने लगते हैं उससे भी मोटापा बढ़ने लगता है, मतलब मोटापा कम करने के बजाय भी कुछ मोटापा बढ़ने लगता है, तो उन दवाइयों से कैसे सुरक्षित रहें? ऐसी कुछ दवाइयां हैं जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, बहुत बार किसी को जैसे गठिया की बीमारी है तो स्टेरॉइड्स दे दिए जाते हैं तो स्टेरॉइड से मोटापा बढ़ता है। स्टेरॉइड्स सबसे कॉमन कारण है ड्रग इंड्यूस्ड मोटापे का, तो उससे बचने के लिए आजकल जैसे अगर अपन स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे तो स्टेरॉइड्स के अल्टरनेटिव्स भी काफी मेडिसिन आती हैं जी। तो एक बार तुरंत रिलीफ के लिए जैसे स्टेरॉइड दे दिया, बाद में दूसरा मेडिसिन दे दिया। उसके अलावा कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन भी हैं, जैसे बीटा ब्लॉकर्स हैं जो ब्लड प्रेशर में काफी कॉमनली यूज में आती है। कुछ लोगों में बीटा ब्लॉकर से भी मोटापा बढ़ जाता है। जैसे इंसुलिन है, इंसुलिन जैसे डायबिटीज वालों में देते हैं तो इंसुलिन से भी मोटापा बढ़ता है। तो ये कुछ कॉमन मेडिसिन है, बाकी ऐसी बहुत सारी मेडिसिन हैं जिनसे मोटापा बढ़ने के चांसेस रहते हैं। अनुराधा जी, खान पान के क्या कुछ मानक होने चाहिए? क्योंकि आप एक डाइटिशियन है, आपका ये एक्सपर्टीज है, तो ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम खाने की क्या कुछ मात्रा होनी चाहिए, जब हम खाना खाने के लिए बैठ रहे हैं तो किस तरह के क्या कुछ इसमें शामिल करना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए? सबसे पहले तो ये आप बताएं। जी देखिए, खाने की अगर हम बात कर रहे हैं तो हर
जो अमाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जी। है। अगर हम बात करें तो हमारे खाने की थाली के अंदर प्रॉपर कार्ब्स होने चाहिए, लेकिन जो कार्ब्स भी है वो कॉम्प्लेक्स कार्ब के फॉर्म में होने चाहिए। फैट जो है वो भी एक बराबर मात्रा में होना चाहिए। प्रोटीन की हम बात करते हैं तो प्रोटीन भी हमारी थाली का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, जी। वो हमारी थाली में होना चाहिए। और फ्रूट्स हो गए, फ्रूट नट्स, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब इंक्लूड होने चाहिए। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ये हमारी थाली में होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन फूड सोर्सेज जी। की, तो चिकन हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ये हमारी थाली में होना चाहिए। ओवरऑल मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि हमारी जो भारतीय थाली है वो रंगों वाली होनी चाहिए। अगर एक थाली के अंदर 3 रंग, तीनों ही अगर उपलब्ध हैं, तो आप समझिए कि आप एक पौष्टिक आहार का सेवन कर रहे हैं। आहार जो हम ले रहे हैं, आहार जो भी ले रहे हैं, उसको सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। क्वांटिटी बहुत मैटर करती है। आप जिस क्वांटिटी में खा रहे हैं खाना, वो बहुत मैटर करता है जी। अगर आप सही मात्रा के अंदर अगर आप अपनी डाइट ले रहे हैं, तो वो आपको पोषण के साथ साथ आपका वेट भी मैनेज करके रखेगी। मैम, ये जो 3 कलर वाला ट्रायंगल आपने बताया है कि 3 कलर की थाली में होने चाहिए, थोड़ा सा और इसको डिफाइन कीजिए कि किस तरीके की बात आप कहना चाह रही हैं, मतलब क्या होना जी चाहिए? देखिए, 3 कलर की मैं बात करूँ तो 3 रंग हमारे, एक तो केसरिया रंग, हमारे जो झंडे के रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अगर मैं प्रकाश डालूं इन तीनों रंगों पे, तो हम केसरिया की बात करते हैं तो जो हमारी दालें जितनी भी है और कुछ फ्रूट्स है, नारंगी हो जी। गई, पपीता हो गया, ये सब इस कलर में आते ठीक हैं। है। वाइट की बात करते हैं तो हमारे पल्सेस, वाइट के अंदर हमारी जैसे चावल हो गए हैं, दूध हो गए, दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स हो गए, ये आते हैं। और हरे में हमारी हरे पत्तेदार सब्जियां। अगर ये तीनों ही रंग हमारी थाली के अंदर है, तो वो समझिए आप एक संतुलित आहार का सेवन कर रहे हैं। ठीक है। पुनीत जी, जिस तरीके से जो खान पान की अगर समस्या की हम बात कर ही रहे हैं, तो जो अब कभी आजकल मोबाइल का दौर आ गया है, आदमी टीवी देख रहा है, जिस तरीके से आपने बताया, इन सब से कैसे बचा जाए कि मतलब मोबाइल, हालांकि स्क्रीन टाइम आउट जो होता है वो काफ़ी कुछ ज़्यादा है, आप देखिए तो क्या लगता है आपको, कितना ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है? ये आप देखिए, स्क्रीन टाइम पे हमारा सबसे ज़्यादा एडिक्शन किस वजह से हो रहा है, हमको ये समझना जरूरी है। जैसे हमने बताया, डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज 3 मल्टी स्टारर तो हैं, पर जैसे मैडम की बात में मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा। एक थाली हमारी जो पोषण वाली है, उसमें 3F होने चाहिए। वो है फ्रूट, फाइबर और फर्मेंटेड फूड। ठीक है। जब ये 3F हमारी डाइट में होंगे, तब हमारी लाइफ में 4th F आएगा, और वो हमारा अल्टीमेट F है फन। कि जब तक ये 3F नहीं होंगे, 4th F को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये चीज़ भी हम लोगों को समझना है। और जो आप बात कर रहे हैं कि मोबाइल को देखते हुए खाते हैं, तो माइंडफुल ईटिंग ही वही है। आयुर्वेद में एक टर्म है, तन मन भुंजियात। यू आर नॉट वाट यू ईट, यू आर वाट यू डाइजेस्ट एंड वाट यू एब्जॉर्ब। जी। और जब हमारा पूरा ध्यान टीवी के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर रहता है, तो उससे हमारा स्लीप साइकिल भी डिस्टर्ब होता है। ज़्यादातर देखिए हम क्या हो रहा है, सोशल मीडिया पे जब भी कोई रील्स या कोई भी चीज़ देख रहे हैं, तो उससे हमारा जो मेलेटोनिन है वो भी इनिबिट हो रहा है, क्योंकि जो ब्लू लाइट है वो उसको इनिबिट कर रही है। और सारी चीज़ें, जब हमारा लेप्टिन जो हार्मोन है, जो हमारी भूख के लिए जरूरी है, वो भी उसकी वजह से रेजिस्टेंट हो रहा है, तब हम ओवर ईटिंग करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमेशा समझें। 3F का रूल हमेशा ध्यान रखें, फ्रूट, फाइबर एंड फर्मेंटेड फूड। तभी हमारा लाइफ का जो 4th F आने वाला है, वो है फन हमारे जीवन में। जी। पंकज जी, बच्चों में काफ़ी कुछ देखा जा रहा है, जो मोटापे की समस्या काफ़ी कुछ बढ़ रही है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। तो क्या लगता है कि आपको बच्चों को किन किन तरीके के खान पान की ध्यान रखनी चाहिए? क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ भी खाते पीते रहते हैं, लेकिन हमें उसमें क्या कुछ रोल निभाना चाहिए और कैसे खान पान को उसमें शामिल रखना चाहिए? मेनली तो जैसा अभी डिस्कशन हुआ था कि टेबल पे खाना चाहिए, जैसे टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, वो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, जो पैकेज्ड फूड्स हैं, जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरा हो गया, ये डाइट का अपने को बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, बच्चों को खेलने के लिए हमें या तो खुद खेलना चाहिए, जैसे अभी अपन ने वो शो दिखाया था थोड़ा सा, उसमें भी मेंशन था कि हम खुद उनको खेलने के लिए लेके जाएं या फिर बच्चे खेलें। तो ये जैसे 2-3 मेन जो पॉइंट है वो हमें ध्यान रखना चाहिए, जिससे बच्चों के वेट गेन सर, अपने खेलने का मुद्दा तो काफी मतलब ज्वलंत उठाया, जिस तरीके से, जो कि अब जैसे जो दिनचर्या है, जो हम जिस तरीके सोसाइटी में रह रहे हैं, अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो वहाँ पर बच्चों के लिए कई बार खेलने की जगह नहीं रहती हैं, पार्क की कमी रहती है। तो ऐसे में अगर वो घर में क्या कुछ एक्टिविटीज करें, कैसी चीज़ों को शामिल करें इसमें घर में? तो जी, मुझे लगता है कि जो है अनुराधा जी इस पर बेहतर जवाब दे पाएंगी। मतलब चूंकि आप एक महिला हैं और बच्चों का पालन पोषण सब कुछ अच्छी तरीके से करते हैं, तो आपको क्या लगता है कि जो बच्चे हैं उनको किन किन तरीके से खेल है, अगर मान लीजिए ग्राउंड नहीं उनको अवेलेबल हो पा रहा है, तो घर में है तो क्या कुछ एक्टिविटी उनको करनी चाहिए, इनके बारे में थोड़ा सा? जी, जैसे अगर अपार्टमेंट में रह रहे हैं तो सीढ़ियाँ तो होंगी ही, तो सीढ़ियों पे आप बार बार
चढ़ के उतर के इस तरीके से आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी को शामिल कर सकते हैं। और एक महिला के रूप में मैं आपको बताऊंगी कि जिस तरीके से आप घर के अंदर छुपम छुपाई हो गया, एक इस तरीके से गेम हो गया है, तो बच्चों की कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी को शामिल करना बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है। पुनीत जी, हम योग के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं, और जो एक्सरसाइज होती है, क्योंकि योग तो आदमी के जीवन में शैली में होने चाहिए हमेशा से ही। आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं, मतलब हम योग के अलावा भी योग के बारे में कौन कौन से इसमें फ़ायदे रहेंगे, एक्टिविटीज़ के बारे में बताइए, क्या कुछ करनी चाहिए? जी, जैसा कि मैंने बताया, योगा की जो फिलॉसफी है वो उसकी प्रैक्टिस से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं तो यम और नियम है, उसके द्वारा ही हमको जाना है। और जब हम घर में एक्टिविटी की भी बात कर रहे हैं, और मैडम ने जैसा बताया कि हम छुपन छुपाई खेल रहे हैं, तो हमें बच्चों को ये समझाना जरूरी है कि हाइड एंड सीक खेलने की चीज़ है, खाने की चीज़ नहीं है। तो जब हमको बताएंगे कि आई स्पाई हम लोग को खेलना भी, आउटडोर एक्टिविटी भी करें, और उनको हमारी एंशिएंट विजडम की ओर ले जाना है। उनको हमेशा बताना है कि आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर PhD इन न्यूट्रिशन विदाउट डूइंग BSc इन न्यूट्रिशन। कि हमारे परिवार में एक 70 साल 80 साल का एक व्यक्ति है जिसने अपना पूरा जीवन बिना डायबिटीज, बिना ओबेसिटी, बिना थायराइड के गुजारा है। तो वो हमको कोई एडवाइस दे रहा है तो हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होनी चाहिए। कि वो अर्ली मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त जागरण में उठता था, उसके बाद वो सनराइज में सूर्य प्राणायाम योगा जो भी करते थे, उसके बाद वो अपनी डेली प्रैक्टिस की ओर जाते थे। तो वो सारी चीज़ें भी हमको बच्चों की ओर ले जानी चाहिए कि हमारे जो एंशिएंट विजडम थे वो ही अब हमारे बीच में वापस आ रही है। आप देखिए, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये हमारे कॉन्सेप्ट में ब्रह्म मुहूर्त जागरण के पहले से था। गोविंद देव जी की जो मंगला आरती होती है ब्रह्म मुहूर्त में होती है, सूर्योदय से पहले। मस्जिद में जो अजान हो रही है वो भी अर्ली मॉर्निंग हो रही है, और गुरुद्वारे में जो गुरुवाणी हो रही है वो भी अर्ली मॉर्निंग हो रही है। तो हमारी एंशिएंट विजडम तो ये थी ब्रह्म मुहूर्त जागरण की, कि हम उसमें उठें, अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करें, प्राणायाम योगा, उसके बाद अपनी दिनचर्या डेली हैबिट की ओर लाएं। तो एंशिएंट विजडम की ओर हम लोगों को बच्चों को ले जाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत बिल्कुल है। यानी कि ये जो टाइम के साथ उठना, जो सुबह है, यानी सूरज से पहले उठना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है स्वास्थ्य को लेकर के। अनुराधा जी, चूंकि खान पान के जिस तरीके से जो अब जो दौर चल रहा है, फास्ट फूड बहुत ज्यादा चल रहे हैं, अगर आप बाहर देखते होंगे जैसे पिज्जा, बर्गर और इस तरीके की चीजें लोग काफी कुछ पसंद भी कर रहे हैं, क्या कुछ इनकी हानियां हैं, कि मतलब ये कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत सारे लोग इसको खाते पीते रहते हैं, कैसे थोड़ी इसकी कमी होनी चाहिए, क्या कुछ क्वांटिटी होनी चाहिए? जी अतीक जी, बाहर आजकल ये वाला चलन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, इनको उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा शामिल कर दिया है, और यही मोटापे का सबसे बड़ा रीज़न है। आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँगी। हमारे पास समझिए 2000 रुपये है या 1000 रुपये है, चाहे तो हम 1000 रुपये एक साथ खर्च कर दें, चाहे तो हम उसको टुकड़ों में खर्च करें, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हमारी जो कैलोरी इनटेक होता है वो भी इसी पे डिपेंड करता है कि हमें पूरे दिन की कैलोरीज लेट्स सपोज 1500 लेनी है जी, तो उसको टुकड़ों में लिया जाए। अगर आप एक पिज्ज़ा कंज्यूम कर रहे हैं तो आप सीधे ही 800-700 कैलोरीज एक साथ ही कंज्यूम कर रहे हैं जी। तो इस तरीके से यंगस्टर को चाहिए कि वो हेल्दी ईटिंग की तरफ बढ़े। पिज्ज़ा खाएं लेकिन वीक में एक बार, और ध्यान रखें मॉडरेशन इज इम्पॉर्टेंट। आप जितना मॉडरेशन में खाएंगे उतना ही हेल्दी रहेंगे। पिज्ज़ा की बात करते हैं तो पिज्ज़ा खराब चीज़ नहीं है, बस उसका जो बेस है वो मैदा का बना हुआ होता है। अगर हम उसके बेस को हम वो होल व्हीट से रिप्लेस कर दे या फिर मिलेट बेस जो है उसको उससे रिप्लेस कर दे तो डेफिनेटली वो बहुत हेल्दी वर्जन है। तो इस तरीके से हम अपने जंक फूड को खा सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफिकेशन करके कोशिश कीजिए कि जो आप खाना चाहते हैं उसे आप घर पे ही बना के खाइए, बाहर की बजाय। जी पंकज जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से जो बच्चों में खासकर मोटापा जो देखा जा रहा है, क्या इसकी जेनेटिक प्रॉब्लम होती है? तो ये उनको ही सिर्फ जेनेटिक प्रॉब्लम होती है या फिर ये किसी को भी मोटापा आजकल जो है? नहीं, अगर डाइट इरेगुलर है या डाइट ज़्यादा है, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर एनर्जी इनटेक ज़्यादा है तो मोटापा होने के चांसेस तो रहेंगे ही रहेंगे। बट जेनेटिकली भी मोटापा होता है। जैसे कोई आनुवांशिक बीमारी है किसी को, जैसे मैंने आपको बताया, किसी को जैसे हाइपोथायरॉयडिज्म हो गया या किसी को कुशिंग सिंड्रोम हो गया, तो उसमें मोटापा मिलेगा। तो जेनेटिकली भी हम देखते हैं बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती है जिसमें सभी लोग मोटे हैं, तो जेनेटिकली भी होता है और डाइट से तो होता ही है। मोटापे से क्या कुछ, जैसे कुछ अगर हम रोगों की अब बात करते हैं, जो कि आप इस फील्ड के और हृदय रोग विशेषज्ञ भी हैं, तो हृदय से जुड़ी हुई क्या कुछ समस्याएं सामने पेश आती हैं? मोटापे में जो अगर मैं बात करूं, जो 5-6 जो मेजर चीज़ें हैं जो मोटापे की वजह से होती हैं जी। सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया। उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बाद जो नंबर आता है वो हार्ट अटैक का आता है। मोटापे की वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं।
एक जो सबसे खतरनाक बीमारी जो अभी तक जिसके ऊपर मेडिकल साइंस का बहुत कम ध्यान, मेडिकल साइंस का तो ध्यान है बट पब्लिक का बहुत कम ध्यान है, वो है OSA, स्लीप एपनिया। मोटापे की वजह से जब हम रात को सोते टाइम खराटे लेते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो स्लीप एपनिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज जो मोटापे की वजह से होती है। उसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट डिजीज है वो लीवर की बीमारी, जैसे नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बोलते हैं, जो आगे जाके लीवर फेल्योर कर सकती है, लीवर का कैंसर भी कर सकती है। इसके अलावा मोटापे से जो और कॉमन डिजीज है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों के दर्द। अगर ज्यादा वजन अपन घुटनों पे डालेंगे तो घुटनों के खराब होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बीमारी जो मोटापे की वजह से होती है वो है DVT, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि हमारे जो लिम्स की जो वेन्स हैं उसमें ब्लड क्लॉट होने के चांसेस रहते हैं और बहुत बार वो निकल के लंग्स में भी चले जाते हैं, जो कि जानलेवा हो सकते हैं। ये मैंने आपको मेन बीमारियां बताई जो खतरनाक है, बाकी जो मोटापे से ही आती है। सर, चूंकि पूरे शरीर में लगभग पूरा शरीर ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जो हृदय है, हृदय को स्वस्थ बनाए रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, हम कैसे, क्या कुछ खान पान की बात तो होती ही रही है, उसके अलावा क्या कुछ करना चाहिए कि हृदय स्वस्थ रहे कम से कम? सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने वेट को कंट्रोल में रखें। वेट से भी इम्पोर्टेंट जो मैंने आपको बताया, अपना वेस्ट सरकमफेरेंस हो गया, एक अपना वेस्ट हिप रेशियो हम देखते हैं मेडिकली। जो नया जो लेटेस्ट जो चीज है वो है वेस्ट हाइट रेशियो जी। अगर किसी की कमर का उसकी हाइट से रेशियो अगर मोर देन 0.5 है तो वो डेंजरस है उसके लिए जी। इट मीन्स उसको फैट ज्यादा है, तो ये हमें ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर किसी को जैसे डायबिटीज है या OS से जो मैंने बताया, अगर स्लीप एपनिया है तो उसको वेट कंट्रोल करके हम कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम हार्ट पे होने वाले असर को काफी हद तक कम कर सकते हैं जी। अनुराधा जी, इस तरीके से चूंकि खान पान की बात हुई, तो जैसे मॉर्निंग की अगर बात करते हैं, सुबह उठने के बाद में आदमी खाली पेट रहता है, तुरंत कुछ मीठा उठा के खा लिया या कुछ भी खा लिया, तो सुबह की जो प्रॉपर डाइट होती है वो क्या कुछ होनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो हमारे जो इंडियन ट्रेंड में सबसे पहले हम सुबह उठते ही चाय पीने की आदत बहुत ही बुरी है, तो सबसे पहले तो इसे बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि सुबह जब भी आप उठें तो सबसे पहले गर्म पानी या गुनगुना पानी का सेवन कीजिए। अगर आप डायबिटिक है तो मेथी दाना का जो पानी होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, ताकि वो आपकी ब्लड शुगर जो लेवल है उसको कम करेगी। और कोशिश कीजिए जो भी घर में जो बनी हुई चीज़ है, अगर आपके घर के अंदर सुबह रोटी बन रही है तो आप रोटी के साथ सब्जी एज ए नाश्ते में इंक्लूड कीजिए। हमारे यहाँ क्या होता है इंडियन सोसाइटी के अंदर कि हम लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, हम लोग नाश्ता करते ही नहीं है। तो बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम नाश्ते को अपनी डाइट में शामिल करें। सुबह का नाश्ता सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो सुबह आप दूध हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसका सेवन आपको करना चाहिए। साथ ही में आप कोई भी घर में जो भी आपके नाश्ता बन रहा है, पोहा, उपमा, इडली, इनका प्रयोग कर सकते हैं आराम से जी। पुनीत जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कार्यक्रम में एक बात ये भी कही है कि हमें अपनी जो पारंपरिक खान पान है, पारंपरिक दिनचर्या है, जो काम करने की जो शैली थी उसकी तरफ लौटना चाहिए, तो वो क्या कहना चाह रहे हैं? खान पान के बारे में भी जानना चाहें और दिनचर्या के बारे में जानना चाहें, तो इस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। जी, जैसा कि मैडम ने बताया, सबसे पहले हमें जो आदत है बैट टी की, तो आपको समझना चाहिए क्रिकेट की एनालॉजी से कि हमारा जो वाटर है वो हमारा ओपनिंग बैट्समैन होना चाहिए। टी और कॉफी हमारे 1 विकेट के बाद आनी चाहिए। जैसे नाइट वॉचमैन होता है हमारा टेस्ट क्रिकेट में, वो हमारा वाटर ही होना चाहिए। दूसरा, जब हम एक्सेस कार्ब की बात करते हैं तो विशेष रूप से नॉर्थ इंडियन में एक कल्चर है, उसके सबकॉन्शियस माइंड में उसको एक्सेस कार्ब के बारे में पता भी नहीं है। आप देखिए हमारी थाली किस तरह से होती है, हमारी रोटी है, सब्जी है, दाल है, दही भी है। हम क्या करते हैं, रोटी लेते हैं, उसकी स्पून बनाते हैं, उससे दाल खाते हैं, फिर रोटी लेते हैं कार्बोहाइड्रेट, उससे सब्जी खाते हैं, फिर रोटी लेते हैं, तोड़ते हैं, उसकी स्पून बनाते हैं, फिर और हमारे पास स्पून अलग से है। और इस तरह से सबकॉन्शियस माइंड में हम इतना ज्यादा एक्सेसिव कार्ब खा रहे हैं, हमको पता ही नहीं पड़ रहा। तो वो सारी चीजें भी हम लोगों को समझना जरूरी है कि हमको समझना जो भी हमारी सीजनल फ्रूट्स हैं और हमारे जो रीजनल्स हैं वो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग हमेशा ध्यान रखें, और जितने भी प्राणायाम योगा हैं वो हमको बेसिकली उनका राइट टेक्निक हम लोगों को पता होनी चाहिए, किस तरह से वो सारी चीजें करनी है जी। कई बार लोग मोटापे से बचने के लिए, जैसे बहुत लोग जो हेल्दी लोग रहते हैं गर्म पानी का बहुत सेवन करते हैं, जैसे मतलब सुबह शाम या जब भी मौका मिला, तो गर्म पानी पीना कितना उचित है और कितना फायदेमंद होता है? जी, गर्म पानी आप देखिए, गर्म पानी को लेखन कर्म के रूप में बताया गया आयुर्वेद में, तो ल्यूक वर्म वाटर हम लोग ले भी सकते हैं। और आप देखिए जब विंटर का सीजन है तो हम जो साधारण वाटर है उसको हम मेडिकेटेड वाटर भी बना सकते हैं। शुंठी, जिसको हम सूखा अदरक बोलते हैं, उसकी 1 चम्मच हम लोग 1 लीटर पानी में उबाल के रखें और उसको दिन भर अगर पिएंगे तो जिन लोगों के कफ प्रकृति है, वात प्रकृति है, तो उन लोगों के लिए मेडिकेटेड वाटर के रूप में भी काम कर रहा है और हमारा वेट रिड्यूस भी करेगा। हमारे जो डिटॉक्सिफिकेशन हो रहा है बॉडी के लिए, उसके अनुसार वो सारी चीजें, जिन लोगों को लो बीपी की शिकायत है उनको भी ये सारी चीजें हम लोग एडवाइस कर रहे हैं।
जी, सर एक चीज मैं कवर बिल्कुल, करना अनुराधा जी, आप चाहूंगी कुछ कहना कि चाह रही हैं। पानी पीना इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको लिक्विड इनटेक जिस मात्रा में लेना है वो एक डॉक्टर और एक डाइटिशियन ही बता सकते हैं उनको पूरे दिन में कितना मात्रा में पानी पीना है अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो। जी जी, तो इस तरीके से ये चीजें होनी चाहिए। इस और बारे में पंकज मैं जी भी मतलब पानी अपनी का बात जो कुछ कहना मैडम चाह ने रहे हैं, बोला, बात जोड़ते हुए जी। जो वाटर इनटेक है, अगर मैं 5 साल पहले की बात करूं तो जिन लोगों के हार्ट की पंपिंग कम होती थी हम उनको बोलते थे कि आपको 1.5 लीटर 2 लीटर से ज़्यादा पानी नहीं पीना है, मतलब टोटल फ्लूइड इनटेक इन 24 आवर्स। बट अभी मेडिकल साइंस में काफ़ी नई मेडिसिन आ गई हैं, बहुत एडवांस्ड मेडिसिन हैं, तो एक बार अगर हमारा मरीज स्टेबल हो जाता है तो यूजुअली हम उसको ये नहीं बोलते हैं कि आप पानी कम लीजिए, ये भी नहीं कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा लीजिए, बट वो नॉर्मल जितना उसको प्यास लग रही है उतना पानी वो ले सकता है। क्योंकि इस तरह की मेडिसिन भी हम देते हैं कि कई बार अगर हमने मेडिसिन दी और मरीज ने अगर पानी लेना कम कर दिया तो उसके गुर्दे में बिकॉज ऑफ लो ब्लड फ्लो कई बार गुर्दे में दिक्कत आ जाती है। तो गाइडलाइंस आर नाउ चेंजिंग अबाउट द फ्लूइड इनटेक इन बिल्कुल, तो इस तरीके से चीज़ें बदल रही हैं। पुनीत जी, आज कई बार देखा जाता है जिससे हम जब दिन की शुरुआत कर रहे हैं, सुबह उठ रहे हैं, आपने बताया कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, तो कुछ एक कैसे कौन से योग होने चाहिए जो हमें सुबह उठ करके करने चाहिए, किस तरह की व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है वो प्राणायाम। उसमें हम लोग देखिए प्राणायाम का भी हमको मिथ है कई तरह के। प्राणायाम में 3 तरह की चीज़ें आती हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। हमने इनहेल किया, ब्रेथ को रिटेन किया, देन एक्सहेल किया। लेकिन आप देखिए वो किस तरह से, वो ब्रह्मा विष्णु महेश की तरह हैं। ब्रह्मा की तरह हमने शुद्ध वायु अंदर ली, विष्णु की तरह बॉडी में एसिमुलेट हुई और महेश की तरह शरीर से बाहर निकली। उसको जीओडी गॉड भी बता सकते हैं, जनरेटर, ऑर्गेनाइजर और डिस्ट्रॉयर। तो इसी तरह से हम प्राणायाम करते हैं, लेकिन उनका जो आइडियल अनुपात है वो 1, 4 और 2। 1 सेकंड आपने इनहेल किया तो 4 टाइम तक उसको होल्ड करें, 2 टाइम तक एक्सहेल करें। ज्यादातर क्या हो रहा है, हम इनहेल तो लॉन्ग टाइम तक कर रहे हैं पर एक्सहेल जल्दी कर दे रहे हैं। शुद्ध वायु तो हमने ली बॉडी में पर अशुद्ध वायु को पूरी तरह से बॉडी से बाहर नहीं निकाला। तो प्राणायाम की टेक्निक भी हम लोगों को पता होनी चाहिए किस तरह से करनी है। ब्रीथिंग जो है हमारी शैलो ब्रीदिंग हो गई, एब्डोमिनल या फिर डायफ्राम की ब्रीथिंग का हम लोग ध्यान नहीं रखते। तो आप देखिए छोटा बच्चा जब भी सोता है उसका एब्डोमेन पूरी तरह से ऊपर नीचे होता है, डायफ्राम का मूवमेंट भी होता है। हमारी ब्रीदिंग शैलो ब्रीदिंग है। तो ब्रीथिंग मतलब प्राणायाम का मतलब ही यही है, आपको डीप ब्रीदिंग की ओर जाना है। इसके अलावा सूर्य नमस्कार हो गई, कपालभाति का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, ओम चैंटिंग है, क्योंकि जो ओबेसिटी रहते हैं उन लोगों को बॉडी शेमिंग भी होती है तो काफी स्ट्रेस और एंजाइटी भी रहता है, तो हम ओम चैंटिंग, ये सारी चीजों का अभ्यास भी हम लोगों को करना चाहिए। कई बार जैसे जिम में वर्कआउट करने के लिए जो बहुत सारा करते हैं उसमें, तो किस तरीके से मतलब व्यायाम करने चाहिए, वर्कआउट में क्या कुछ होने चाहिए? हालांकि आपने योग के बारे में तो बताया नहीं है, वर्कआउट क्या कुछ करने चाहिए? उसके बाद मैं अनुराधा जी के पास भी आऊंगा, उनसे बात जी। वर्कआउट में आपको हमेशा ध्यान रखना है, योगा और एक्सरसाइज में यही फर्क है। जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स वो मसल्स के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है, योगा में वो ब्रीथ के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा है, इसलिए वो प्रॉपर हमारे ऑर्गन के ऊपर इंपैक्ट डाल रहा है। तो आपको ये 30 मिनट के लिए आप कोई भी एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, स्किपिंग करें, कोई भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं, कोई भी खेलें, लेकिन एक्सरसाइज के लिए भी आपको ध्यान रखना है। हमारा जो एक्सरसाइज है उसमें आपको ध्यान रखना है वो हमारा लास्ट मील का गिल्ट नहीं होना चाहिए। ज्यादातर हम लोगों को क्या लगता है, हमने 3 दिन 4 दिन बाहर खाना खा लिया तब हम लोग जिम जाने की कोशिश, वो हमारे फ्यूचर मील का सेलिब्रेशन होना चाहिए जी। एक्सरसाइज का मेन मीनिंग ही यही है, यथा ईष्ट चेष्टा, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपको उसमें इन्वॉल्व होना है, उसमें आपको आनंदित होना चाहिए, तब वो आपकी बॉडी के लिए पूरा बेनिफिशियल होने वाला है। और ज्यादातर लोग गिल्ट प्रेशर में आके उसको करते हैं तो हमारी बॉडी के लिए उस तरह से उस पर इम्पैक्ट आता नहीं है। अनुराधा जी, चूंकि आप महिला हैं और महिलाओं के लिहाज से अगर मैं कहना चाहूँ तो जो महिलाएं ये कार्यक्रम देख रही हैं उनको आप क्या कुछ कहेंगे कि उनके लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए जो वो दिन की शुरुआत के साथ में कर सकती हैं, जब भी कभी उनको मौका मिले तो वो चीजें होनी चाहिए उनके साथ? जी, महिलाओं के पास इतना समय नहीं होता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि महिलाएं अपनी लाइफस्टाइल में डांसिंग को इंक्लूड करें। डांस एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुश रखेगी और आपका वजन भी नियंत्रित रखेगी, और इसका सबसे बड़ा फायदा है कि जब आप डांस करते हैं तो आप में गुड हार्मोन रिलीज होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज होता है और जो मोटापे को बढ़ाता है। तो अगर महिलाएं डांस करेंगी तो डेफिनेटली उनके अंदर अच्छे गुड हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो उनको खुश रखेंगे। खुश रहने से उनका स्ट्रेस कम होगा और स्ट्रेस कम होने से उनका मोटापा भी कम होगा। जी। तो पंकज जी, आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो एक्टिविटीज़ होनी चाहिए वो हमें करनी चाहिए, चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों या फिर नौजवान हों? अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं तो मेडिकल साइंस के हिसाब से 5 days a week, मतलब सप्ताह में 5 दिन आपको तेज गति से पैदल चलना है।
मेडिकली दिस इज मतलब ये इतना मिनिमम अपने को चाहिए, इससे ज़्यादा अगर अपन चाहें तो कर सकते हैं, बट ब्रिस्क वॉकिंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट एज पर मेडिकल साइंस। जी जी, तो इस तरीके से पुनीत जी, कई बार देखा जाता है कि जैसे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाता है आजकल, चाहे वो लोग मतलब कई बार जो है प्रेम संबंधों में डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है नौकरी को लेकर के या कोई और भी चीज़ें ऐसी होती हैं, तो वो डिप्रेशन जब आते हैं तो कई बार लोग घर में रहते हैं, खान पान ज़्यादा कर देते हैं, ऐसे में उनका मोटापा भी बढ़ने लगता है। क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए उनको? देखिए, डिप्रेशन में आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो ये ध्यान रखना है, पहले तो आपको डीप ब्रीदिंग की ओर जाना है ताकि सिंपैथेटिक से हम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओर शिफ्ट हो सकें। दूसरा, जो मैंने ओम चैंटिंग की बात करी, उसकी भी राइट टेक्निक आपको पता होना चाहिए। स्पिरिचुअल जब हम ओम चैंटिंग कर रहे हैं टेम्पल में, वो बिल्कुल अलग है, थेरेपेटिक रूप से वो बिल्कुल अलग है। ओम चैंटिंग में ज़्यादातर हम गलती क्या करते हैं, जब हम ओम बोल रहे हैं तो ओ लंबा लेते हैं, मैं पे आते आते हमारी ब्रेथ होल्ड हो जाती है, ओ मैं पे ब्रेथ होल्ड है। जबकि आप देखिए ओ का निर्माण ही कैसे हुआ, अ उ और म। तो अ आपको छोटा लेना है, उ उससे बड़ा और मैं उससे भी बड़ा, और उसको भी थेरेपेटिक रूप में आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आकार चैंटिंग करी, अब मैं आकार चैंटिंग कर रहा हूं तो ओस्ट मेरे 1 इंच खुल रहे हैं, वाइब्रेशन जा रहे हैं पेल्विक के नीचे वाले पार्ट पे। उकार चैंटिंग में आप देखिए क्या हुआ, ओस्ट आधा इंच हो गया, वाइब्रेशन गए मिडिल पार्ट पे। और मकार में ओस्ट बंद और वाइब्रेशन अपर पार्ट में। फिर अ उ और म को हम लोग क्यूमुलेटिव रूप से इफेक्ट डालेंगे। तो आप स्पिरिचुअल जो ओम चैंटिंग कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग है, लेकिन हम थेरेपी के रूप में जब ओम चैंटिंग कर रहे हैं किसी के रूप में, तो आपको इस टेक्निक के द्वारा ही करना चाहिए ताकि उसका बेनिफिशियल हमारी बॉडी में हो सके। कई बार महिलाओं के बारे में जब बात की जाती है, जैसे कि अभी आपने मतलब योग तो सभी के लिए, लेकिन हम कुछ महिलाओं के बारे में बताना चाहें, कौन से योग उनके लिए ज़्यादा बेहतर होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे? आपको देखना महिलाओं को सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, आप देखिए उन लोगों के लिए जो हम बटरफ्लाई वाला जो आसन बताते हैं, उनकी जो पेल्विक मसल्स है वो भी उसके अंदर रिलैक्स रहती है, वो हमको सबसे ज़्यादा करना है। दूसरा, आप देखिए कई महिलाएं इन्वर्जन, मतलब जब हम बताते हैं हेड में जब ब्लड का फ्लो होता है तो आपके हेयर फॉलिकल इंप्रूव होते हैं। तो कई लोग अगर उसको नहीं कर पाती तो आप देखिए सेतुबंद आसन का अभ्यास कर लें, सर्वांग आसन का अभ्यास कर लें, ये सारे अभ्यास भी आप लोग कर सकते हैं। शुरुआत में आप लोग ताड़ासन कर सकते हैं, उसके बाद त्रिकोणासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। और आप देखिए हमारा जो वेस्ट का मतलब साइड का जो फैट है, उसके लिए कटी चक्रासन का अभ्यास भी हम लोग बताते हैं, अर्ध चक्रासन भी बता रहे हैं। तो इससे अब आपको एक चीज समझना जरूरी, डाइट इज ऑल अबाउट वेट एंड एक्सरसाइज इज ऑल अबाउट शेप। तो आपने डाइट से वेट तो रिड्यूस कर लिया, पर एक्सरसाइज से आपको शेप भी मेंटेन करना है। और आप देखिए इसमें भी आपको समझना जरूरी है कि वेट लॉस इज ए साइंस, पर वेट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो एक बार आपने वेट लॉस तो कर दिया, पर उसको मैनेजमेंट मतलब उसको आपको स्टेगनेंट रखने के लिए एक्सरसाइज और ये सारी चीजें भी फॉलो करना जरूरी है। और डाइट आपकी जितनी सिंपल रहेगी, जितनी बोरिंग रहेगी, उतनी आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अनुराधा जी, कई बार जैसे कि जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद में उनका मोटापा काफ़ी बढ़ जाता है, जिस तरीके से आप देखते हैं, तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या कुछ उस पर ख्याल करना चाहिए, कैसे खान पान का उसमें शामिल करना चाहिए? जी बिल्कुल, जब एक गर्भावस्था के बाद में डेफिनेटली वज़न बढ़ जाता है, लेकिन उस टाइम पे वो एक शिशु को स्तनपान करवा रही है, एक उनका पेट भर रही है, तो हम यही करते हैं कि कोशिश कीजिए कि उस वक्त उनको एनर्जी ज़्यादा लेनी है। शुरू के 6 महीने तो एनर्जी लेनी ही लेनी है, उनका इंटेक ज़्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे अपने बच्चे को भी उन्हीं को पोषण प्रदान करवाना है। इसलिए जब धीरे धीरे जब बच्चा कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पे आ जाए, जब बच्चा ऊपर से भी खाना खाने लग जाए, उसके बाद उन्हें अपनी पूरी दिनचर्या के अंदर मॉडरेशन के अंदर खाना खाना है, सारी चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। कोशिश करना उनको अपना प्रोटीन इंटेक ज़्यादा रखना है, और धीरे धीरे वो एक्सरसाइज को अपनी लाइफ के अंदर इंक्लूड करे। एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट दोनों को ही मेंटेन करके, और बच्चे को भी साथ में उनको रखना है, दूध पिलाना है, और तो धीरे धीरे ही उनका वजन अपने आप कम होता जाएगा। जो ब्रेस्ट फीडिंग जब महिलाएं करवाती है तो उनका अपने यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ ही उनका वजन अपने आप कम होने लग जाता है। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना ही रखना है। ऐसे नहीं है कि गर्भावस्था के तुरंत बाद महिलाएं कोशिश करें कि हमें स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी है और हमें अपना वजन कम करना है। ये बिल्कुल गलत तरीका है, इसे हम रिकमेंड नहीं करते हैं। वो अवस्था ऐसी होती है, इसके अंदर एक फीमेल को एनर्जी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो एक बच्चे को जन्म दे चुकी होती है। धीरे धीरे ही बॉडी उसकी शेप में आएगी, उसमें टाइम लगेगा, तो टाइम दे और कोशिश कीजिए एक प्रॉपर टाइम 6 महीने का निकल जाए, उसके बाद में आप प्रॉपर खाना भी खाइए और एक्सरसाइज को धीरे धीरे इंक्लूड करके धीरे धीरे वजन को कम कीजिए। 1 महीने में आप 2 किलो वजन अगर कम करते हैं वो सही तरीका होता है, ना कि आप 1 महीने में 5-6 किलो वजन कम करें।
जी पंकज जी, जिस तरीके से जो अभी आपने बताया कि जो जोड़ों के दर्द होते हैं वो काफ़ी कुछ ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं, उनकी जब बॉडी ज़्यादा हैवी हो जाती है, ज़्यादा फैट हो जाता है, तो इससे बचाव के लिए क्या कुछ करने चाहिए, और अगर जिनके जो मोटापा अगर हो गया है तो क्या कुछ उसका इलाज है? मोटापे का जैसे डाइट के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन्स आती हैं, जैसे डायबिटीज़ की जो मेटफॉर्मिन करके एक टैबलेट आती है, वो काफ़ी हद तक मोटापे को कम करती है, बट जो दूसरी मेडिसिन्स डायबिटीज़ की होती है वो वेट को बढ़ाती भी हैं। दूसरा, जैसे अगर जस्ट एक डॉक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, जैसे किसी को अगर जॉइंट्स में पेन है, वेट ज़्यादा है, अगर वो जल्दी स्टेज में अगर वो किसी चीज़ का सहारा ले सकता है, जैसे छड़ी लेके चल रहा है, तो हम जो घुटनों में जो डैमेज है उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं जी। क्योंकि वो जो वेट जो ट्रांसफर हो रहा है उसको हम छड़ी के थ्रू मतलब दूसरे चैनल के थ्रू ट्रांसफर कर रहे हैं, घुटनों पे उतना वेट नहीं आ रहा है। तो एक तरीका ये है, अगर बहुत ज़्यादा अगर लग गया कि ओबेसिटी ज़्यादा है, तो मैंने आपको बताया कि उसमें सर्जरी, बैरियाट्रिक सर्जरी आजकल एक ऑप्शन है। बट जैसा अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वेट को कम करना, बैरियाट्रिक सर्जरी से अपन ने उसको कम तो कर लिया, बट उसके बावजूद भी उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि आपने सर्जरी करा ली, इसका मतलब वो आपको लाइसेंस नहीं मिल गया कि अब वो लाइफ लॉन्ग आपका वेट कंट्रोल्ड ही रहेगा जी। अगर आपने डाइट ढंग से नहीं लिया, सर्जरी के बाद में खान पान का ध्यान नहीं रखा, तो फिर से आपका वेट बढ़ेगा। जी कई बार देखा जाता है जिस तरीके से जो खान पान आजकल जो है ट्रीटमेंट का मतलब जो बॉडी है उसमें अगर फैट ज़्यादा है तो लोग ऑपरेट करा लेते हैं, उस वहाँ से जो निकाल देते हैं, ऐसे करके। तो कितना ये उचित है? अगर मोरबिड ओबेसिटी है, जैसा मैंने बताया, अगर किसी का बीएमआई 35-40 से ज़्यादा है, या किसी को जैसे सिवियर मैंने बताया ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनी, अगर वो सो ही नहीं पा रहा है मरीज उसका इतना, तो उस कंडीशन में तो हमें कराना ही चाहिए। बाकी आई थिंक कॉस्मेटिक रीजन से भी कुछ लोग कराते हैं, बट अगर हम स्ट्रिक्टली अगर हम डाइट को फॉलो कर पाएंगे तो मेरे ख्याल से सर्जरी की जरूरत ही ना पड़ेगी शायद, क्योंकि सर्जरी करने के बाद मतलब मेरे टच में ऐसे कुछ पेशेंट्स हैं जिन्होंने बैरियाट्रिक सर्जरी कराई, उसके बाद उन्होंने वही खाना पीना वही शुरू किया, वापस से उनका वेट गेन हो गया। तो डाइट कंट्रोल इज मस्ट। और हार्ट से रिलेटेड कई सारी ऐसी जो समस्याएं आती रहती हैं, तो हार्ट को बचाने के लिए या हार्ट से जुड़ी कौन कौन सी समस्याएं फैट से आती हैं? जैसा मैंने बताया, डीवीटी बाद में पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो सकता है जी। हार्ट अटैक जो एक हमने अभी डिस्कशन किया। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर मतलब सांस फूलना। तो वो एक टाइम था जब हम ये कहते थे किसी के हार्ट की पंपिंग कम होगी तभी हम उसको हार्ट फेल्योर बोलेंगे, बट एज पर द न्यू डेफिनेशंस ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका हार्ट इकोकार्डियोग्राफी में बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा होता है, बट उनका सांस फूलता है, वो भी हार्ट फेल्योर की कैटेगरी में आते हैं। अगर उनका एक ब्लड में एक जांच होती है, अगर उसमें गड़बड़ आती है तो ओबेसिटी की वजह से जो नॉर्मल हार्ट वाले पेशेंट्स हैं वो भी हार्ट फेल्योर में जा सकते हैं, और उनमें भी जान जाने का खतरा उतना ही होता है जितना कम पंपिंग वाले पेशेंट्स में होता है जी। तो ये भी एक रिस्क है ओबेसिटी का, हार्ट फेल्योर। पुनीत जी, कई बार देखा जा रहा है कि जो चलते फिरते नौजवान लोग हैं या जिम कर रहे हैं या फिर कहीं खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, दौड़ते फिरते जो उनकी हृदय गति हो जा रही है, उनकी मौत हो जा रही है, क्या कुछ इसके पीछे वजहें हो सकती हैं? और क्या लगता है आपको, कई बार ये भी देखा जाता है कि जैसे कोरोना से जोड़कर इसको देखते हैं कि जैसे वैक्सीन ले रखी है, एक भ्रांति है लोगों में, तो आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या कुछ वजहें होंगी? कोरोना वाला देखिए अभी तक ऐसे साक्ष्य और प्रमाण नहीं मिले कि उसी के कारण होना चाहिए, तो ये बात तो अभी तक तो पुष्ट नहीं हुई है। जी। सबसे पहले हमें देखना है हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया, फैटी लीवर, पहले नॉन एल्कोहलिक भी अब आजकल बढ़ रहे हैं, पहले एल्कोहलिक ही होते थे। तो हम लोगों को सर्केडियन रिदम को फॉलो करना है। बेसिकली सर्केडियन रिदम वही है कि जो हमारे जैन धर्म में पुराने टाइम में करते थे, सनराइज से लेकर सनसेट तक हमारी एक्टिविटी होनी चाहिए, उसके बाद लेट नाइट की जो हमारी एक्टिविटी है उसको लीवर पे रेस्ट देना है, चाहे हम इंटरमीडिएट फास्टिंग के थ्रू लें या फिर आयुर्वेद में उसको व्रत या उपवास किसी के थ्रू भी लें। तो वो सारी चीजें भी हम लोगों को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि आप देखिए ग्रेड 1 फैटी लीवर आजकल कितने सारे पेशेंटों में आ रहा है, और उनकी एक ही शिकायत है कि हम लोग तो कोई लिक्विड का उपयोग भी नहीं कर रहे। तो वो चीज हमें देखना, हमारी जो सर्केडियन रिदम है उसका मेन मीनिंग यही है कि सनराइज से सनसेट तक लेकर हम लोगों को एक्टिव रहना है। उसके बाद हम लोगों को अपनी जो स्लीप है उसकी साइकिल स्टार्ट करनी है, और उस पर भी ध्यान रखना है। कई लोग होते हैं रात को लेट नाइट तक भोजन करते हैं और फिर उन लोगों को लगता है उन्होंने मॉर्निंग में 8 घंटे या 10 घंटे की फास्टिंग कर ली, लेकिन नाइट में तो मेलेटोनिन सीक्रेट हो रहा है। हमारा जो दिन का जो टाइमिंग था सर्केडियन रिदम का सनराइज टू सनसेट, उसको बेसिकली हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। पंकज जी, फैटी लीवर की बात बहुत सही इन्होंने उठाई है, जिस तरीके से पुनीत जी बता रहे थे, फैटी लीवर की समस्या लगभग हर तीसरे आदमी को अगर हो रही है, क्या कुछ मतलब ये क्या है और कैसे इसका बचाव किया जा सकता है? फैटी लीवर बेसिकली जो अगर हम बात करें तो लीवर के अंदर
फैट डिपॉजिट होना, ये फैटी लीवर जो होता है ये इनिशियल फेज होती है। अगर लीवर की, जैसे हम जो मेडिकल साइंस में LFT बोलते हैं, लीवर फंक्शन टेस्ट, अगर लीवर फंक्शन टेस्ट में आपके जो एंजाइम्स हैं वो अगर बढ़े हुए आ रहे हैं, जैसे SGOT PT, इसका मतलब ये हुआ कि फैट डिपॉजिट तो हो ही रहा है, साथ में जो सेल्स है वो भी टूटना स्टार्ट हो गई है। तो फैटी लीवर जो ओबेसिटी की वजह से, जिसको अपन बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज, तो ये बेसिकली इसका उपाय तो जैसे वेट कंट्रोल करना, तो इसका उपाय है ही है एक। जैसे डायबिटिक्स जो होते हैं उनमें भी फैटी लीवर के चांसेस काफ़ी रहते हैं। तो कुछ ऐसे डाइटरी हैबिट्स हैं, तो इसका जो मेन प्रिवेंशन है वो हमें वेट कंट्रोल करके ही हम जो नॉन एल्कोहलिक वाला है उसको हम काफ़ी हद तक कंट्रोल में कर सकते हैं। अनुराधा जी, आजकल जो एक डाइटिंग का चलन काफ़ी कुछ है, लोग जो है डाइटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग मतलब व्रत भी रख लेते हैं इस तरीके से। तो डाइटिंग में क्या उससे वजन कम होता है, और जो व्रत रखते हैं लोग उससे क्या कुछ फायदे रहते हैं? जी, डाइटिंग का मतलब सही अर्थ है हेल्दी ईटिंग, ठीक है। तो व्रत रखना ठीक है, आप हमारे कल्चर में हम नवरात्रे रखते हैं, शिवरात्रि होगी, और अगर हम मॉमडन्स की बातें करें तो रोज़े रखे जाते हैं। तो इससे ये अच्छी चॉइस है कि आप रख रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। लेकिन हमारे यहाँ व्रत में क्या होता है कि हम लोग व्रत तो रख लेते हैं, पर हम लोग इतनी सारी चीज़ें व्रत के नाम पे खाते हैं, तो आपकी कैलोरीज वैसे ही आपने बढ़ा ली है, तो आपका वजन कम नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम व्रत की भी बात कर रहे हैं तो हमें व्रत तो करना है, लेकिन उसको भी तरीके से करना है कि हम बॉडी को डिटॉक्स भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम जो खा रहे हैं वो भी उचित मात्रा में खा रहे हैं। उचित मात्रा में खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और डाइटिंग की बात करें तो हेल्दी ईटिंग जो है, जैसे कि सर ने बताया कि जो लाइफ स्टाइल हमारी जिस तरीके से जा रही है, धीरे धीरे हम जिस तरफ जा रहे हैं, तो हम लोग इस मोटापे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं। सर ने बोला कि हम एक बार अपना वजन तो कम कर लेते हैं, पर उसको सस्टेनेबल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो हम कब रख सकते हैं? जब आपको पता हो कि आपको पूरे दिन में आपको अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट, आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है और आपको कितनी मात्रा में प्रोटीन लेना है। अगर आपको वो मालूम है कि आपको पूरे दिन के अंदर इतना ही खाना है, तो तभी आप अपना वेट सस्टेन रख सकते हैं। तो डाइटिंग कर सकते हैं, बट हेल्दी ईटिंग के साथ में, तभी आप अपना वेट मैनेज करेंगे। और व्रत रखिए, पर ऐसा नहीं कि व्रत आप कर रहे हैं, आलू का हलवा भी खा रहे हैं, गाजर का हलवा भी खा रहे हैं, है ना, फैट कंज्यूम आप ज़्यादा करें। इवन मैंने देखा है कि व्रत के टाइम पे लोग ज़्यादा खाते हैं और दिनों से भी ज़्यादा खाया जाता है। जी, पुनीत जी, जिस तरह कई बार ऐसे लोग होते हैं जो डायबिटीज़ से पीड़ित होते हैं, हार्ट के जो मरीज होते हैं, उनके लिए जो प्राकृतिक क्या कुछ इलाज है उसके बारे में आपसे जानना चाहिए। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, पहला जो वेट मैनेजमेंट है वो तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ही है। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे हार्ट के पेशेंट में हम लोगों को ध्यान रखनी, कपालभाति भस्त्रिका का अभ्यास नहीं करना। कई लोगों को योगा के बारे में यही पता है कि हम लोगों को कपालभाति से स्टार्ट करना है, सूर्य नमस्कार पे खत्म करना है। लेकिन आप देखिए जो हार्ट के पेशेंट हैं उन लोगों को कपालभाति भस्त्रिका वो मेडिकल सुपरविजन में करनी है, कम से कम करनी चाहिए। डायबिटीज है, आप देखिए डायबिटीज में भी जैसे मैडम भी बता रही हैं व्रत या उपवास, तो आप देखिए आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो वॉक के नाम पे चल रहा है। व्रत या उपवास वास्तव में देखें तपस्या के रूप में। बेसिकली हम जब काउंट करेंगे तो नॉर्मल डेज में उसकी जो कैलोरी काउंट है वो 1700 है, और फास्टिंग वाले दिन वो 2000 कैलोरी आ रही है, क्योंकि वो 4 से 5 टाइम जो लेडीज हैं विशेष रूप से चाय भी ले रही हैं, उसमें भी कैलोरी है। फिर जितनी भी फ्राइड फूड खा रही हैं, चाहे आलू की चीजें खा रही हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रही हैं, उससे और ज्यादा सारी चीजें उसकी बढ़ती जा रही हैं। और लीवर के लिए जो मैंने बताया कि आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग या फिर उसको रेस्ट जो देना है, उसके लिए सबसे जरूरी यही है आप 12 आवर्स का दें या कितने भी आवर्स का दें। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है आप बार बार ईटिंग ना करें। तो ईटिंग और ग्रेजिंग ये दो चीजों में भी फर्क समझना जरूरी है। ईटिंग जो है वो ह्यूमन काइंड के लिए वो दिन में सिर्फ 2 या 3 ही बार होनी चाहिए। ग्रेजिंग जो है वो एनिमल्स के लिए वो हम दिन भर मंचिंग के रूप में बार बार करते हैं, और उसी की वजह से बार बार हम लोगों को ये सारी समस्याएं आती हैं। तो उसका कॉन्सेप्ट समझें, व्रत है उपवास है वो एक तपस्या है। ऐसा नहीं कि आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के रूप में व्रत रख रहे हैं एकादशी का, फिर दिन भर आप टीवी देख रहे हैं, उस पर सारी मूवीज देख रहे हैं, फिर गाने भी सुन रहे हैं और आपको लग रहा है फास्टिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस प्राप्त कर रहे हैं। तो दोनों चीजें आपको समझना है, वो हमारी होलिस्टिक हेल्थ से भी रिलेटेड है और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से भी वो चीज रिलेटेड जी। कई बार जो जोड़ों के दर्द होते हैं, जोड़ों की जो बीमारियां होती हैं, काफी जो है हेल्दी बॉडी होती है, थोड़ा मोटापा ज्यादा होता है, तो ऐसे में जो जोड़ों की समस्या है उनका प्राकृतिक स्तर पर क्या कुछ इलाज है? तो आपको देखिए जैसे हम लोग कटी बस्ती कमर के लिए करते हैं, उसी तरह से हम लोग जानू बस्ती का भी अभ्यास कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप देखेंगे जोड़ों में जिनके दर्द है तो उन लोगों को सीढ़ियां चढ़ने के लिए, बैठने के लिए उनको ध्यान रखना है किस तरीके से उनको करना चाहिए।
उसके साथ साथ आप देखिए स्कीपिंग है वो विशेष रूप से उन लोगों को अवॉइड करनी चाहिए। कई बार किसी व्यक्ति के जोड़ों में दर्द भी हो रहा है, वो स्कीपिंग करता रहता है और उससे और ज्यादा वो दर्द उसको बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो अभ्यास है, तो आपको देखना है योगा या फिर जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हैं वो आप किसी भी थेरेपिस्ट के साथ या योगा के साथ करें। क्योंकि कई बार आप देखिए विशेष रूप से बैक पेन या जोड़ों के दर्द में हो रहा है कि जो एक्सरसाइज हमने उसको कम करने के लिए बताई वो उससे और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बैक बेंडिंग इस तरह से कर रहे हैं कि उसकी बैक में और ज्यादा एक्सटेंशन की जगह वो समस्या आ रही है। जोड़ों के दर्द में भी आपको ध्यान रखना, जब हम उत्तान पादन आसन बता रहे हैं तो उसको सपोर्ट लेके, उसका सहारा लेके करना है। तो हमेशा ये चीज ध्यान रखें, कोई भी चीज करें तो उसको प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अनुसार बिल्कुल, करें। यानी कि चाहे योग हो, किसी भी योग को पहले आप अपनी जो बीमारी है, जो समस्या, उस हिसाब से आप उसको चुनिए, उसके बाद में उसको अप्लाई कीजिए, उसका बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। चूंकि हमारी चर्चा के हम अंतिम पड़ाव पर हैं और हमारी जो घड़ी है वो इशारा कर चुकी है कि हम जो है बहुत कम समय में अपना कार्यक्रम समाप्त करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपसे एक फाइनल कॉमेंट लेना चाहेंगे सर। फाइनल कमेंट अगर मैं मेडिकली बात करूं तो आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट, आपको सप्ताह में कम से कम 5 से 6 दिन तेज स्पीड से पैदल चलना है। आपको फल फ्रूट्स और सलाद खाने में ज़्यादा रखना है। देशी घी और दूध की मलाई अपने को कम रखना है। नमक अपने को ऊपर से नहीं डालना है जी। ये मेरी तरफ से मेडिकली आपको 4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है। मैडम, आपके हिसाब से क्या लगता है कि आपको जिस तरीके से जो क्या कुछ मैसेज देना चाहिए जो कार्यक्रम हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं लोग? जी, दूध जैसे कि सर ने बताया, बिल्कुल दूध की मलाई को हटा के ही लेना चाहिए दूध को। और एक बात मैं इंक्लूड करना चाहूँगी कि महिलाओं को स्पेशली कैल्शियम का इंटेक अपनी बॉडी में ध्यान रखना है, क्योंकि एक एज पे जाके महिलाओं को पैरों की समस्या होने लग जाती है। तो अपनी डाइट के अंदर रागी हो गया, राजगिरे का आटा हो गया और फूल मखाने हो गए, और दूध से बनी हुई चीज़ें, इनका प्रयोग वो अधिक से अधिक करें। बिल्कुल। पुनीत जी, आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अपने? जी, मैं सब लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा ध्यान रखें, बाहर की जो ईटिंग है वो यदा कदा होनी चाहिए, सर्वदा नहीं होनी चाहिए। हम सर्वदा बाहर की ईटिंग कर रहे हैं, यदा कदा घर की ईटिंग कर रहे हैं। दूसरा यही ट्रेंड है कि जो हमारे ट्रेडिशन है वही ट्रेंड बन के अब हमारे सामने वापस आ रहे हैं। तो अपने जो एंशिएंट विजडम है, जो ट्रेडिशन है, उनके ऊपर विश्वास रखें। हमारी फैमिली मेंबर में अगर कोई 60 साल 70 साल का आदमी है और हमको कोई एडवाइस दे रहा है, तो एक जिम ट्रेनर जो 25 साल का है, जिसको कोई और एक्सपीरियंस नहीं, उसके कंपैरिजन वो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल होने वाली है। मैडम, आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो बच्चे हैं घरों के, वो मोबाइल आजकल ज़्यादा देख रहे हैं, स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम बिता रहे हैं, तो उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। जिस दिन भी संडे या छुट्टी वाला दिन हो तो मम्मियाँ कह सकती है कि आज हम किचन में साथ में कुकिंग करेंगे और आपकी फेवरेट रेसिपी खुद से बनाएंगे, तो बच्चे उसको इंटरेस्ट के साथ किचन में आपकी हेल्प करने के लिए आएंगे। और जो चीज़ बच्चों ने खुद ने बनाई है तो डेफिनेटली वो उसे खाएंगे ही खाएंगे, क्योंकि उनको क्रेज रहेगा कि ये चीज़ हमने बनाई है। तो ये जो पॉइंट है आप इसे ऐड कीजिए और कोशिश इस प्लान को एक बार आप एग्जीक्यूट कीजिए अपने घर में, तो डेफिनेटली आपके बच्चे बनाएंगे भी। और जो मम्मियों को शिकायत रहती है कि हमारे बच्चे खाते नहीं है, वो देखना वो खुद से बना के कहेंगे ये मैंने बनाया, और वो ज़रूर से खाएंगे। कई बार बच्चे मोबाइल देख रहे होते हैं, अगर आप उनसे मोबाइल ले लीजिए, उनको अगर डांट दीजिए तो वो बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं और आक्रामकता की ओर चले जाते हैं। कैसे उनको इस चीज़ समझाई जाए? धीरे धीरे घर के अंदर सबसे पहले तो माता पिता को ही इस पे ध्यान देना पड़ेगा। बच्चे वही करते हैं जो उनके मम्मी पापा करते हैं, तो बच्चों के साथ में भी मम्मी पापा को यही करना है कि वो भी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। वो एक फैमिली टाइम होना चाहिए, उनके घर में एक रूल बना देना चाहिए कि जब भी हम खाना खा रहे हैं तो ये हमारा फैमिली टाइम है, इस टाइम पे कोई भी मोबाइल नहीं देखेगा, चाहे वो मम्मी हो पापा हो। तो वो रूल जब बन जाएगा घर में तो बच्चे डेफिनेटली उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जो बच्चे देखते हैं वही सीखते हैं। जी बिल्कुल। तो इस तरीके से जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एंटी ओबेसिटी कैंपेन की शुरुआत की है, उसको लेकर के हमने यहाँ पर चर्चा की। मोटापा वास्तविकता में जिस तरीके से सिर्फ देश ही नहीं वैश्विक समस्या बनता चला जा रहा है, ये न सिर्फ सामाजिक व्यक्तिगत तौर पर भी काफ़ी कुछ नुकसान पहुँचा रहा है। इससे हमें बचने की ज़रूरत है। जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि व्यायाम बहुत ज़रूरी है और व्यायाम में योग को शामिल करना बहुत आवश्यक है। खान पान का विशेष ध्यान दीजिए और हम कोशिश हो तो हम पारंपरिक तौर पर पीछे जा करके जो हमारे जो लोकल स्तर पर जो खान पान होते थे, मोटा अनाज इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो आजकल जो फास्ट फूड आ रहा है उससे बच सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो मोटापा है, मोटापे से आने वाली बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगले एजेंडा में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ऐसे ही मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद।